हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं, जो 5 जुलाई के दिन आयोजित होने वाले टर्म 2 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के ध्वनि चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो ध्वनि चैप्टर का पार्ट 1 होगा। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा, तो देर न करके आज हम इस पार्ट 1 को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट में टोटल 20 प्रश्न हैं, जिसे हम लोग एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ध्वनि क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। दूसरा नंबर, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्वनि की उत्पत्ति कंपन के द्वारा होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंपन किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साबित करें कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसके कंपन की अनुभूति होती है एवं ध्वनि सुनाई देती है। जब घंटी न बज रही हो, छूकर देखने से कंपन की अनुभूति नहीं होती है एवं ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वयस्क पुरुष और महिला में वाक तंतु की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, पुरुष में लगभग वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर की लंबी होती है तथा महिलाओं में यह लगभग 15 मिलीमीटर लंबी होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तारत्व क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, तारत्व वह गुण है जिसे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, कंपमान वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं और आयाम का SI मात्रक मीटर होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी दोलन के आवर्तकाल से क्या अभिप्राय है? इसका SI मात्रक बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं और आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है? इसका SI मात्रक लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता मापने का क्या यंत्र है और यह किस कारक पर निर्भर करती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्वनि की प्रबलता मापने का यंत्र डेसिबल है और ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? पहला, गिटार या कार का हॉर्न? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, इनमें से कार का हॉर्न का ध्वनि का तारत्व सबसे अधिक होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न का श्रव्यता पारस क्या है? पहला, अश्रव्य ध्वनि। तो अश्रव्य ध्वनि का पारस 20 हर्ट्ज से कम होता है। दूसरा, श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि का पारस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तीसरा, प्राश्रव्य ध्वनि।
तो प्रासव्य ध्वनि का पारस 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं, इसका आयाम से क्या संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। प्राश्रव्य ध्वनि के 2 उपयोग लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्राश्रव्य ध्वनि के 2 उपयोग, जैसे पहला, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए। दूसरा, उद्योगों में धातुओं तथा अन्य संरचनाओं में दोष ढूंढने तथा विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने में किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चे तेज तेज बोलने से, हथौड़े चलाने से, गाड़ी के हॉर्न आदि। संगीत, नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली स्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि। हाँ, कभी संगीत शोर बन सकती है, जैसे यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती हैं जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटनाएं एक ही समय पर तथा हमेशा समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती हैं, क्योंकि तड़ित की चमक की चाल गर्जन की चाल से बहुत अधिक होती है। इसीलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देती हैं और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है और ना कोई वायुमंडल। चांद की सतह पर खाली जगह है। ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर पाती है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा शोर प्रदूषण के कुछ मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे पहला, वाहनों की ध्वनियाँ। दूसरा, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है। तीसरा, मशीनों से उत्पन्न ध्वनि। चौथा, रसोई घर के कुछ उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। पांचवा, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो के कारण उत्पन्न ध्वनि। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी इस चैनल में कुछ नया वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।